this is शिवाली शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो मैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें आपकी मैं सारी की सारी इंडियन जोग्राफी एंड पॉलिटी फॉर जेकेपी कांस्टेबल एग्ज़ाम, यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट जो है वन शॉट लेक्चर में कवर करवाने वाली हूँ। एक तरह का ये आपका मैराथन क्लास रहने वाली है, ठीक है। तो इसमें आपका हर एक फैक्चुअल डेटा मैं कंप्लीट कराने की ट्राई करूँगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्लास आपकी काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाली है। मेन चीज़ें मैं आपको बता दूँ, पॉलिटी में आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेशन पे ज़्यादा फोकस होगा, देन आपके फंडामेंटल राइट्स एंड आपके डीपीएसपी, ठीक है, ये आपके यहाँ पे कवर कराए जाएंगे। इंडियन जोग्राफी में मैं आपको इम्पॉर्टेंट फैक्चुअल डेटा प्लस आपका ड्रेनेज में जो जो रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है सारा का सारा मैं यहाँ पे करवाऊँगी। जितना भी फैक्चुअल डेटा आपसे पूछ सकते हैं वो मैं यहाँ पे कोशिश करूँगी। अगर 5 या 6 क्वेश्चन आते हैं तो 3 या 4 क्वेश्चन आपके डायरेक्टली इस वीडियो से आपको आने वाले हैं, ठीक है। बाकी आपकी और भी रिविजन भी मैटर करती है, आपने कितनी तैयारी की है। ये नहीं मैं बोलूँगी कि आप मेरी वीडियो देखोगे सारे क्वेश्चन कर लोगे, बिकॉज क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे ये कोशिश करूँगी कि जितना भी फैक्चुअल डेटा आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में, मैं ट्राई करूँ कि वो यहाँ पे मैं आपका कंप्लीट करवाऊँ, ठीक है। दैट इज़ माय एजेंडा ऑफ टुडेज़ क्लास एंड आई होप you all will watch till end this lecture because you are going to get very important information related to your exam. सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम पॉलिटी में पढ़ेंगे आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें आपसे आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेशन, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा बना था तो उसके पहले काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई थी, उसके बाद कहीं जाके आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पढ़ने होते हैं, ठीक है, जिसके द्वारा हमारी जो भी स्टेट है, हमारी कंट्री जहाँ पे गवर्नेंस चलती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इसका जो बेसिक जो आइडिया था वो किसका था, वो था आपका M.N. रॉय। किसका था? आपका M.N. रॉय। ये आपका इसका बेसिक आइडिया था। तो इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रूल्स भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, कंपनी रूल, रेगुलेटिंग रूल, ये सब, क्योंकि अभी जेकेएसएसबी ने कभी इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है, तो मैंने वो पार्ट स्किप करा हुआ है आपका ऑलरेडी। और हम स्टार्ट करेंगे कब से आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना था। सबसे पहले हमें बात करनी है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे, जो कि कब आया था आपका 13 दिसंबर 1946 में। तो ये चीज़ें, ये जो आपको फैक्चुअल डेटा मैं ओनली करवाने वाली हूँ। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया था 13 दिसंबर 1946 में, और जवाहरलाल नेहरू ने ये दिया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन असेंबली में, ठीक है। तो इसने बताया हमारा बेसिक जो फंडामेंटल और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल, जब भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसकी जो बेसिक फिलॉसफी या उसका फंडामेंटल, उसका बेस क्या रहने वाला है, ये आपका सारा का सारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बताया गया था। तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आपके लिए पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसकी डेट आपसे पूछी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जल्दी से हमने करना है। अब आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब और किसने फ्रेम किया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा फ्रेम किया गया था, ठीक है, जिसमें आपका इम्पॉर्टेंट एक कैबिनेट मिशन प्लान है 1946 में, ये डेट इम्पॉर्टेंट है। इसके अकॉर्डिंगली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। और सबसे पहली जो असेंबली हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बैठी थी सभा, कब बैठी थी वो? 9 दिसंबर 1946 में, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट डेट है, आपको मैं बता दूँ। कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ है। दिस पॉइंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उस टाइम पे हमारे जो है टेम्परेरीली हमारे प्रेसिडेंट कौन चुने गए थे, वो थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये आपके पूछा जाएगा आपको टेम्परेरी कौन चुने गए थे, क्योंकि ये ओल्डेस्ट मेंबर थे असेंबली के। तो पहले इनको टेम्परेरीली चुना गया था, फिर राजेंद्र प्रसाद जी को आपके परमानेंट वहाँ पे प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट डेट हो जाती है। तो उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें, इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब किया गया था। टोटल मैं आपको बता दूं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 3 असेंबलीज बैठी थी, 3 सभा बैठी थी। तो जो थर्ड एंड फाइनल रीडिंग हुई थी, पहले मैंने आपको बताई थी 9 दिसंबर को हुई थी पहली मीटिंग, और जो थर्ड और फाइनल रीडिंग हुई थी, जो कि हुई थी आपकी 26 नवंबर 1949, ठीक है। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है।
26 नवंबर 1949 को ये फाइनल रीडिंग हुई थी, और जब हमारा ड्राफ्ट कंप्लीट हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन का, और ये फिर यहाँ पे मान दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन पास। कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कब किया था पास? वो किया गया था आपका 26 नवंबर को। और यहाँ पे आपको तीन चीज़ें जो है साथ के साथ सेम डे पे इम्प्लीमेंट हुई थी। बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसकी इफ़ेक्टिव डेट हमारी मानी गई थी आपकी 26 जनवरी 1950 से आपका कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ था। इफ़ेक्टिव डेट मैं आपको बता दूं लागू हुआ था, लेकिन जो 26 नवंबर ये इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि जो सिटीज़नशिप होगी और जो इलेक्शन होगी और आपके प्रोविंशियल पार्लियामेंट, ये तीन चीज़ें क्या क्या, सिटीज़नशिप, इलेक्शंस एंड प्रोविंशियल पार्लियामेंट, ये तीनों चीज़ें आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की इफ़ेक्टिव हो गई थी जिस दिन अडॉप्ट हुआ था, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट आपका पास हुआ था। सेम डे ये तीनों चीज़ें आपकी इफ़ेक्टिव हो गई थी। बाकी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन में आपके आर्टिकल्स या प्रोविजंस हैं वो आपके इफ़ेक्टिव स्टार्ट हुए थे वो 26 जनवरी 1950 को। ये इम्पॉर्टेंट डेट आपकी मानी जाएगी। अब आपकी कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो कितनी टोटल स्ट्रेंथ थी आपको मैं बता दूं। यहाँ पे 389 यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव थे, 293 जो कि ब्रिटिश इंडिया से थे, क्योंकि जब ब्रिटिश इंडिया था तो उस टाइम पे कुछ प्रिंसली स्टेट्स भी हुआ करते थे जो कि ब्रिटिशर्स को एलिमनी देते रहते थे और वो अपना काम काज अपने तरीके से करते रहते थे। इनडायरेक्ट कंट्रोल उनके ऊपर भी था ब्रिटिशर्स का। तो 93 ऐसे टोटल प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव थे और 293 आपके थे ब्रिटिश इंडिया से। और पहली मीटिंग 9 दिसंबर को हुई थी, मैंने आपको बताया था। कितना टाइम लगा था कॉन्स्टिट्यूशन बनने में? 2 साल 11 महीने एंड 18 दिन। ये इम्पॉर्टेंट डेट आपका टाइम आपसे पूछा जाता है। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बताया था सचिंदानंद सिन्हा जो है उनको पहले आपको टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया था, लेकिन जब नियुक्ति हुई थी परमानेंट तो फिर बने थे आपके राजेंद्र प्रसाद। ये थे आपके प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। उसके अलावा HC मुखर्जी को आपके बनाया गया था वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। BN राव आपके कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की टोटल 22 कमेटीज़ थी। कितनी कमेटीज़ थी? 22 कमेटीज़ थी, और उसमें से 8 जो है वो मेन कमेटीज़ थी। ये डायरेक्टली आपको ये फैक्चुअल डेटा मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपको। सबसे दुनिया का लेंथीएस्ट सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरी दुनिया का। तो ओरिजिनली इसमें कितने आर्टिकल्स थे? 395, 8 शेड्यूल्स एंड 22 पार्ट्स। ये ओरिजिनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था। आपको पता है उसके बाद अभी जब अमेंडमेंट्स, कितनी बार अमेंडमेंट्स हुई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? लगभग 106 अमेंडमेंट अब तक हो चुकी है। तो एट प्रेजेंट 448 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं और 25 पार्ट्स हैं। ये अभी दोनों की दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपकी स्लाइड मैंने जो बताई इसको जल्दी से ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट, अब कुछ अमेंडमेंट्स हुई है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो आपको पढ़नी है। सबसे पहले 61st अमेंडमेंट जो हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन की, वो हुई थी आपकी 1989 में। यहाँ पे क्या हुआ था? वोटिंग एज जो है वो कम कर दी गई थी, 21 साल से कम करके 18 साल कर दी गई थी, जो कि आपकी 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 के तहत। उसके बाद हुई आपकी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो इसमें आपकी जो फ्री लीगल एड, जो पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको अंडर आर्टिकल 39A के तहत उनको फ्री लीगल एड, यानी कि अगर आपको कोर्ट वगैरह में लीगल हेल्प चाहिए तो उसके लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करी गई थी 1976 में। अब ये 44 वाली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है आपको कि जो राइट टू प्रॉपर्टी, पहले आपका ये फंडामेंटल राइट था, आर्टिकल 31 के तहत आता था, और फिर इसको ये जो अमेंडमेंट हुई 1978 में, ठीक है, तो इसमें इसको बनाया दिया गया आपका लीगल राइट। क्या बनाया गया? लीगल राइट बनाया गया आर्टिकल 300A के तहत। 300A के तहत इसको लीगल आर्टिकल बना दिया गया था, लीगल राइट। और पार्ट 12 के तहत ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। ठीक है, कौन से पार्ट में आता है?
12 पार्ट में आता है, क्योंकि टोटल हमारे 25 पार्ट हैं, मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशन के, और 12वें पार्ट में आता है आपका ये जो राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, ये सारी की सारी अमेंडमेंट्स पे एक क्वेश्चन आपको पक्का बनेगा। फिर आएगी 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991, तो जिसमें दिल्ली जो है उसको नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया का स्टेटस दे दिया गया। 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1991 में हुई थी। तो दिल्ली को कब बनाया गया, हमारा नेशनल कैपिटल का स्टेटस दिया गया था 1991 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, आपको मैं बता दूं, ये एक्ट जो है, एक्ट का नाम है 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991। अब कुछ कमेटीज़ हैं जिनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसमें मेजर कमेटीज़ हैं, जैसे कि आपकी चेयरमैन कौन है, उस कमेटी का नाम कौन है। अब राजेंद्र प्रसाद जो एडहॉक कमेटी है, नेशनल फ्लैग पे जो है कमेटी बनी थी, उसके आपके चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद थे। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, ये आपके वल्लभ भाई पटेल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड, क्योंकि आपके लिए ये टॉपिक आपके पेपर में आता है, आपके ऐड है ये। ठीक है, और फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए जो कमेटी बनी थी वो आपकी बनी थी GV मावलंकर, इसके चेयरमैन थे। उसके बाद कमेटी ऑन माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज़, जो ट्राइबल और एक्सक्लूडेड एरियाज़ के लिए जो कमेटी बनी थी वो उसके चेयरमैन थे वल्लभ भाई पटेल। यानी कि ऐसे आप इनको याद करना कि जो ट्राइबल लोग थे उनको किसने वल्लभ दिखाया, लाइट दिखाई थी, वल्लभ भाई पटेल जी ने। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी इसके चेयरमैन थे GV मावलंकर। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एडवाइस देने के लिए भी वल्लभ जलाया था वल्लभ भाई पटेल जी ने। एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग राजेंद्र प्रसाद। मेजर कमेटीज़ हैं, ये आपको याद रखनी है। अब इसके अलावा रूल्स टू प्रोसीजर भी आपके राजेंद्र प्रसाद जी ने दिए थे, और नेशनल फ्लैग भी राजेंद्र प्रसाद जी का था। और स्पेशल कमेटी जो बनी थी, जो ड्राफ्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको एग्जामिन करने के लिए स्पेशल कमेटी थी, वो उसके प्रेसिडेंट थे आपके अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। कौन थे? अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, तो वल्लभ भाई पटेल अगेन, इनकी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रही थी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। यहाँ पे देख सकते हो आप, ट्राइबल्स में भी यही थे, फंडामेंटल राइट्स में भी यही थे, और अभी फिर से आपके प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कमेटी में भी यही है। ड्राफ्टिंग कमेटी के थे आपके BR अम्बेडकर, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइज़र कौन थे आपके? वो BN राव थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के थे BR अम्बेडकर। अब यहाँ पे ये एक्सक्लूडेड एरिया की है AV ठक्कर। फाइनेंस एंड ये स्टाफ कमेटी फिर से राजेंद्र प्रसाद, इनकी आपकी रूल्स ऑफ प्रोसीजर की भी थी, और नेशनल फ्लैग की भी यही थी। और फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी थी आपकी JB कृपलानी। तो सबसे पहले हमने फंडामेंटल राइट्स की पढ़ी थी एडवाइजरी, वो वल्लभ भाई पटेल थे। और उसके बाद यहाँ पे सब कमेटी जो थी फंडामेंटल राइट्स की, वो JB कृपलानी की थी। हाउस कमेटी आपकी B पिताबी सिद्धारमैया। माइनॉरिटी सब कमेटी आपकी HC मुखर्जी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज सब कमेटी, ये आपके गोपीनाथ बारदोई। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी आपकी KM मुंशी। स्टेट्स कमेटी जवाहरलाल नेहरू। स्टीयरिंग कमेटी राजेंद्र प्रसाद। यूनियन वाले जितने भी होंगे वो आपके जवाहरलाल नेहरू होंगे, ये ट्रिक है। ठीक है, स्टीयरिंग में राजेंद्र प्रसाद हो गए। अब राजेंद्र प्रसाद जी की एक फाइनेंस सब कमेटी थी, और रूल्स ऑफ प्रोसीजर भी थी। ये सब आपको याद रखना। नेशनल फ्लैग की भी इनकी थी, ट्राइबल्स की वल्लभ भाई पटेल की थी, और इसके अलावा प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी की भी इनकी थी, और कमेटी ऑन जो फंडामेंटल राइट्स वाली थी वो भी आपकी इन्हीं की थी। ठीक है, अब ये देख लीजिएगा आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फंक्शंस कैसे होंगे, तो वो सारे आपके GV मावलंकर के थे। तो ये कमेटीज़ के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स क्या थे वो आपसे पूछे जाएंगे। ये आपके कॉन्स्टिट्यूएंट बनने की और इफेक्टिव डेट ये दोनों हैं। अब सबसे पहले हमारी जो UN है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका USA, ठीक है, तो USA से हमने क्या क्या चीज़ें बोरो करी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ अगर आपको दिख रहा हो तो। सबसे पहले प्रियम्बल
ये हमारा यूएसए से लिया हमने। फंडामेंटल राइट्स भी हमने यूएसए से लिया था। उसके अलावा फेडरल स्ट्रक्चर गवर्नमेंट का, ये भी यूएसए। फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट यूएसए। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट यूएसए। जुडिशियल रिव्यू यूएसए एंड रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस यूएसए। 5 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के फंक्शंस। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंट दोनों यूएसए से आ गए। आपको पता है यूएसए में अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी हुई थी, तो उसको याद करके आपने इसको दिमाग में बिठाना है। जुडिशियल रिव्यू भी आपका यूएसए से है। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के रिमूवल जब जजेस का है वो भी इसी में हमने लिया हुआ है। और प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट्स दोनों के दोनों हमारे यूएसए से हैं। और हमारा गवर्नमेंट फेडरल स्ट्रक्चर का होना चाहिए, यानी कि स्टेट्स और सेंटर, आपको पता ही है। और ये आपको इम्पॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें याद रखना। प्रेसिडेंट हो गया, जुडिशियल रिव्यू, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस का रिमूवल, और इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स एंड प्रियम्बल एंड फेडरल स्ट्रक्चर। उसके बाद यूके किंगडम से हमने लिया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो हमारे इंडिया में है। सिंगल सिटीजनशिप होनी चाहिए। रूल ऑफ लॉ अंडर आर्टिकल 14, ये भी यूके से लिया है। और बाई कैमरलिज्म, जो हमारे 2 हाउसेस होने चाहिए, लोकसभा एंड राज्यसभा। स्टेट्स में भी होने चाहिए आपके बाई कैमरलिज्म, ठीक है। और आपके सेंटर में भी बाई कैमरलिज्म होना चाहिए। ये हमने यूके से लिया था। यूके वाला इजी है, पार्लियामेंट्री है, सिंगल सिटीजनशिप है, रूल ऑफ लॉ है और बाई कैमरलिज्म है, ठीक है। ये हो गया। अब कनाडा से हमने क्या क्या चीज़ें ली हुई हैं। क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने कनाडा से लिया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट्स गवर्नमेंट, ये भी हमने कनाडा से लिया है। रेसिजुअल पावर रिटेन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी कनाडा, यानी कि क्वासी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स एंड रेसिजुअल पावर वाला ध्यान रखिएगा, कनाडा वाले हैं। और क्वासी फेडरल भी आपके कनाडा वाले हैं। नेक्स्ट आयरलैंड से। अब डीपीएसपी है आपके एग्ज़ाम में, तो डीपीएसपी हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से। और फिर राज्यसभा के लिए जो नॉमिनेशंस है वो भी आयरलैंड से ली हुई है। और प्रेसिडेंट की इलेक्शन भी हमने आयरलैंड से ली है। लेकिन जो प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के फंक्शंस हैं वो यूएसए से लिए हैं। और इनकी जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन है वो आयरलैंड से ली है। तो ये चीज़ों का अपने बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। राज्यसभा, प्रेसिडेंट के इलेक्शन एंड डीपीएसपी। फिर आएगा आपका फ्रांस। तो यहाँ पे जो भी इक्वालिटी है, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये आइडिया हमने लिया है फ्रांस से, ठीक है। रिपब्लिक हो गया, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है, यहाँ से हमने मैक्सिमम चीज़ें ली हुई हैं, जैसे कि आपका फेडरल स्कीम हो गया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रोविंस को अपनी ऑटोनोमियस फ्रीडम है। उसके अलावा पब्लिक सर्विस कमीशंस जो हैं, ये भी यहाँ से लिया है। ऑफिस ऑफ द गवर्नर, जो हमारे गवर्नर्स बिठाए होते हैं स्टेट्स में। जुडिशरी, एक है आपका जुडिशियल रिव्यू, यूएसए से लिया है। जुडिशरी जो हमारी है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है इंडिया की, जैसे जिसमें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आएगा, हाई कोर्ट्स आएंगे, सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये सब आपके जुडिशरी में आते हैं, ठीक है। ये सब हमने लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स जो हैं वो सब हमने यहाँ से ली हुई है। क्या क्या है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, पब्लिक सर्विस कमीशंस, ऑफिस ऑफ द गवर्नर, जुडिशरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये सब लिए हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उसके बाद आएगा हमारा साउथ अमेरिका। तो इसमें हमने लिया है प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया। अमेंडमेंट्स जो करते हैं ना हम कॉन्स्टिट्यूशन में, ये साउथ अफ्रीका से लिया है हमने। और इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। नॉमिनेशन हमने आयरलैंड से लिया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो राज्यसभा मेंबर्स की जो नॉमिनेशन है, लेकिन इलेक्शन जो होंगी वो हमने साउथ अफ्रीका से ली है। उसके बाद जर्मनी में जो जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन है, वेमार कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से हमने ली है एमरजेंसी प्रोविजंस। अब आपको पता है हिटलर था, तो हम ऐसे उसको रिलेट करके चलेंगे कि उसके टाइम पे इमरजेंसी थी, तो इसलिए हमने वहाँ से लिया एमरजेंसी प्रोविजंस। अब फंडामेंटल राइट्स जब इमरजेंसी के दौरान वो होंगे तभी भी हमने वो भी जर्मनी से लिया हुआ है। सोवियत यूनियन जो यूएसएसआर है,
उसमें से हमने क्या क्या लिया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली हैं, और जो आइडिया सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस जो हमारा प्रियम्बल में बताता है, तो वो हमने यूएसएसआर से लिया है। लेकिन जो फ्रीडम है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये फ्रांस से ली हुई है, लेकिन जो जस्टिस है वो हमने ली हुई है सोवियत यूनियन से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है हमने जो ट्रेड वगैरह होता है, कॉमर्स कंट्री के बीच में और बिटवीन दी स्टेट्स। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कॉन्करेंट लिस्ट एंड प्रियम्बल की जो लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। फिर है हमारा जापान, तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ जापान से लिया है, लेकिन रूल ऑफ लॉ जो है वो हमने लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसको एक बार दोबारा से लर्न कर लीजिएगा, पॉज करके फिर से वीडियो चला के। ठीक है, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ, डायरेक्ट एक क्वेश्चन आपको यहाँ से आएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अभी फंडामेंटल राइट्स, तो इससे भी आपको एक क्वेश्चन आता है। फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आपने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कौन से आर्टिकल आपके कौन से राइट के अंदर आता है। ठीक है, ये आर्टिकल्स आपको पूछते हैं, और आर्टिकल्स के ऊपर भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। 6 हमारे टोटल फंडामेंटल राइट्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और ये पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है हमारे फंडामेंटल राइट्स। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे 6 के 6 कौन कौन से हमारे राइट्स। पहले 7 थे, मैंने बताया, राइट टू प्रॉपर्टी था, वो अभी लीगल राइट बन गया है। ठीक है, पार्ट 12 जो है उसके अंडर ये अभी लीगल राइट बन गया है। राइट टू इक्वालिटी है, फिर फ्रीडम है, फिर एक्सप्लॉइटेशन है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये हमारा सीक्वेंस क्यों है, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये टोटल 12 से लेके 12वें आर्टिकल से लेके 35वें आर्टिकल तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के यहाँ पे सिर्फ आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, तो हमने इक्वालिटी में हमने जो पढ़ना है 14 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसी वजह से ये हमने सीक्वेंस वाइज इसको पढ़ना है। तो इक्वालिटी में आपके 14 से लेके आर्टिकल 18 तक है, तो ये इक्वालिटी वाले आपको चीज़ें पता होनी चाहिए क्या क्या है। अब सबसे पहले आएगा आपका आर्टिकल नंबर 14, तो इसमें आपका आएगा इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। 14 आर्टिकल होएगा इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। उसके अलावा 15 है आपका जो डिस्क्रिमिनेशन के रिलेटेड। ठीक है, आपका जो भी रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है वो आपका आर्टिकल 15 के अंदर आता है। 16 में आएगा आपका इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। 17 में आएगा आपका अनटचेबिलिटी। 18 में आपका आएगा अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है, आप कहीं से भी आपका टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकते किसी भी सिटीज़न से या फिर फॉरेनर से। ठीक है, या किसी भी एक इंस्टीट्यूशन से। हाँ, अगर कोई आपको मिलिट्री में टाइटल मिल रहा है या फिर आपको एकेडमिक, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, एकेडमिक डिस्टिंक्शन के लिए आपको कोई टाइटल मिल रहा है मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन में, आप ले सकते हो। लेकिन इन दोनों में के अलावा बाकी कोई भी टाइटल आप नहीं ले सकते हो। ठीक है, कहीं से भी फॉरेन स्टेट से। और इसके अलावा आपको अब नेक्स्ट है आपके राइट टू फ्रीडम, तो जिसमें आपके 19 से लेके 22 तक आर्टिकल्स हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फ्रीडम्स कौन कौन सी हमें गारंटी करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू फॉर्म असेंबली पीसफुली विदाउट आर्म्स। उसके अलावा आपका आएगा राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और कोऑपरेशन। ठीक है, ये सब। उसके अलावा आपको पूरे इंडिया में कहीं पे भी आप फ्रीली मूव कर सकते हो, ये भी राइट है आपका। उसके अलावा राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये आपके टोटल 6 फ्रीडम्स आपको गारंटीड करी गई हैं आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और अगर आप कोई भी प्रोफेशन में जाना चाहते हो, ये भी आपको इसकी भी फ्रीडम है। और उसके अलावा ओरिजिनली जो आर्टिकल 19 था, इसमें 7 राइट्स थे। कितने थे? 7 राइट्स थे आर्टिकल 19 में। ठीक है, लेकिन जो अभी हम कोई भी प्रॉपर्टी को एक्वायर करेंगे, ये अभी डिलीट कर दिया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में।
तो ये आपको ध्यान रखना है 1978 44th अमेंडमेंट एक्ट, इसमें आपका राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी ये आपका डिलीट कर दिया गया था। अभी आपके टोटल 6 राइट्स ही दिए गए हैं आपको राइट टू फ्रीडम में, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा ये 19 है। उसके बाद 20 आर्टिकल जो है इसमें आपको कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस के रिलेटेड प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है। तो इसके अलावा आपको आर्टिकल 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपके प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी आपका आर्टिकल नंबर 21 में आता है, ठीक है। और 21A के तहत आपको 6 से लेके 14 साल तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलती है। 21A के तहत आपको 6 से लेके 14 साल तक आपको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलती है। ये आपको मेन चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर एक्सप्लॉइटेशन में आते हैं आर्टिकल 23 to 24। तो आर्टिकल 23 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि ट्रैफिकिंग के रिलेटेड है, ह्यूमन बींग्स के रिलेटेड। वहाँ पे ट्रैफिकिंग की प्रोहिबिशन है और फोर्स्ड लेबर से आपको प्रोहिबिशन है। और आर्टिकल 24 में कोई भी बच्चा आपका 14 साल से नीचे अगर होगा तो आप उसको मना, हमारे आर्टिकल में है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि प्रोहिबिशन है, उनको मना है किसी भी फैक्ट्री में या फिर कोई भी ऐसी हैज़ार्डस एक्टिविटीज़ जैसे कि आपकी कंस्ट्रक्शन वर्क होगी, रेलवेज़ होगी, यहाँ पे मनाही है। लेकिन अगर कोई हार्मलेस जॉब है तो वहाँ पे मनाही नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद आएगा आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28। तो ये जो राइट है आपका, ये इसमें आपको क्या है 25 में कि आप फ्रीली आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने रिलीजन को प्रोपेगेट भी कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ये आपको आर्टिकल नंबर 25 के तहत ये कॉन्स्टिट्यूशन आपको फ्रीडम देता है, राइट देता है। और 26 में आपका आएगा आप कोई भी रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हो। 27 में आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए। उसके अलावा 28 में है कि आपको फ्रीडम है, आप किसी भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को अटेंड कर सकते हो। उसके बाद आएगा आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये 5th है आपका। आर्टिकल 29 में है कि माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। और आर्टिकल नंबर 30 में है आपका राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेटर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश भी कर सकते हो, एडमिनिस्टर भी कर सकते हो आर्टिकल 30 के अंदर। 29 में है माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, जिसके लिए कितनी सारी रिजर्वेशंस भी बनाई हुई हैं। अब आपको ये सारे के सारे राइट में आपकी कोई राइट्स आपको नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो आप रेमेडी के लिए आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। इसमें आपका 226 आर्टिकल के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हो और आर्टिकल नंबर 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ये आपको रेमेडी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, अगर आपको आपके फंडामेंटल राइट में कोई भी बाधा आ रही है। तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे B.R. अम्बेडकर के बारे में बता दूं। B.R. अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत इन्होंने बोला कि ये हर्ट एंड सोल, 32 को क्या बोला है उन्होंने, हर्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किसको बोला है, आर्टिकल 32 में ये बोला है हमारे B.R. अम्बेडकर को। और ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये बेसिक फीचर है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 32, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा कुछ रिट्स हैं आपके, हेबस कॉर्पस है, उसके अलावा मैंडेमस है, क्यू वारंटो है, प्रोहिबिशन, सेशरी, ये 5 रिट्स आपको मिलते हैं। तो ये आपको पढ़ के जाना है, ये भी पूछ सकते हैं। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आपके 3 प्रिंसिपल्स हैं आपके, सोशलिस्टिक है, गांधीयन है और आपके इसके अलावा लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स हैं, ये आपको पढ़ के जाना है। और इसमें आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है आपके पार्ट 4 में आता है, आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से लेके 51 जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल से। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बोला है ये आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है नोवल फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और 32 आर्टिकल को उन्होंने क्या बोला था, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पढ़ के जानी है।
और इसके अलावा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, डीपीएसपी हैं, और इसके साथ साथ अगर हम फंडामेंटल राइट्स की भी बात करें तो ये सब मिलके हमारी क्या बनाती हैं, हमारी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो फिलॉसफी है ये इन दोनों में है, किसमें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स में। और इसी वजह से हम इनको बोलते हैं हमारी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों को जब हम मिलाएंगे तो ये बनेगी हमारी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें आपके टोटल जो फीचर्स इसके क्या क्या हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है किस कॉन्सेप्ट की बात करता है, आपके वेलफेयर स्टेट की बात करता है, जिसमें आपके सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जाता है। और ये नॉन जस्टिशिएबल है। अब फंडामेंटल राइट्स के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो, आपको रेमेडीज़ मिलती हैं, लेकिन ये नॉन जस्टिशिएबल है आपके, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो ये जस्ट आपको एक मतलब फिलॉसफी है, ये आपको गाइड करते हैं कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसमें कोई भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन अगर हम इनके कंटेंट की बात करें और इनकी डायरेक्शन की बात करें तो ये इसकी 3 कैटेगरीज होती हैं, सोशलिस्टिक, ठीक है, और गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। तो इसके अंदर जितने भी आर्टिकल्स हैं आपको पढ़ के जाना है। ये आपकी वेलफेयर की बात करते हैं, ठीक है, मॉरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शंस होते हैं इसमें, ठीक है, नॉन जस्टिशिएबल हैं, और ये पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? ये नेगेटिव होते हैं, ये स्टेट को क्या करते हैं? मना करते हैं कोई चीज़ करने से। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल पॉजिटिव होते हैं, ये स्टेट को बोलते हैं कि आपको ये चीज़ें करनी है, ठीक है, वो गाइड कर रहे हैं स्टेट को, वेलफेयर स्टेट का एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। और फंडामेंटल राइट्स आपके जस्टिशिएबल है, ये जस्टिशिएबल नहीं है, नॉन जस्टिशिएबल है, ठीक है। और इसके अलावा जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उसके कुछ लीगल सैंक्शंस हैं, लेकिन इनके क्या है? मोरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शंस हैं। और फंडामेंटल राइट्स वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल की बात करता है, किसकी? वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल। और ये बात करते हैं वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी, वेलफेयर ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको इनका मेन डिफरेंस पता होना चाहिए। और इसमें जो जो आर्टिकल्स हैं वो आपको पढ़ के जानी है, ठीक है। बाकी अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं ज्योग्राफी के लिए। तब तक आप इस लेक्चर को देखिए और अच्छे से रिवाइज कीजिए अपने आर्टिकल्स, और इसमें जितने भी आर्टिकल हैं वो भी आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ज्योग्राफी की सारी रिवीजन कराऊंगी।